हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि जानते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है बिहार पुलिस के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में जो है साइंस के क्वेश्चन को आज हम करेंगे। और साथियों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग ये पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि साथियों इसमें मैंने जो साइंस का 40 क्वेश्चन है उनका एकदम बेहतरीन तरीके से जो है एनालिसिस के साथ जो है डिस्कशन किया हूँ। तो आप लोग ये वीडियो देखना। और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप लोग को कराए हैं, जिसमें 250 क्वेश्चन है। तो साथियों, उस 250 क्वेश्चन में से जो साइंस का अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो वो में आप लोग देखना कि काफ़ी सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आप लोग इस सेट को फॉलो कीजिए, तो आपका जो साइंस में 35 से 40 क्वेश्चन आता है वो आप लोग का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो है इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे दाब से क्वेश्चन जो बनेगा, वायुमंडलीय दाब से क्वेश्चन जो बनेगा, उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता से क्वेश्चन, घनत्व और पृष्ठीय तनाव। तो ये सारी टॉपिक जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे सभी क्वेश्चन को एक व्यवस्थित क्रम में देखेंगे। और अगले जो वीडियो होगा साथियों, उसमें जो है इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों देखिए, टॉपिक है जैसे दाब। तो दाब क्या है? तो साथियों, दाब जो है कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है ना, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। तो दाब के लिए P बराबर फॉर्मूला होता है F/A, जहाँ A क्या है? तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया है, और F क्या है? तो बल है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि दाब का मात्रक पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिखते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि 1 पास्कल बराबर होता है। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा? तो वो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। साथियों, बल का बीमा पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि MLT-2 होता है। बट जो है क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? तो यानी कि L2 होता है। तो इसके लिए इसका जो बीमा हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो L यानी कि ऊपर चल जाएगा। तो यानी कि दाब की बीमा जो है ML-1T-2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ T-L-2 है जो कि गलत है। T में L-1 होगा। तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि दाब निर्भर करता है। तो दाब बराबर फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि बल और क्षेत्रफल इन दोनों पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? क्षेत्रफल पे। अगला है कि क्षेत्रफल अगर हम कम करेंगे तो दाब क्या होगा? तो दाब अधिक होगा, क्योंकि दाब P बराबर फॉर्मूला F/A जो होता है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ने से ये दाब क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घटता है, क्योंकि ये व्युत्क्रम है। और अगर पूछेगा कि बल अगर बढ़ेगा तो दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो बल बढ़ने से दाब भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसको याद रखना। अगला है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका जो कारण है कि दाब अधिक होने से उसका गलनांक क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? दाब बढ़ने से गलनांक घटता है। इसी कारण 2 बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन है कि द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। तो आपको ऑप्शन में देगा कि द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सब पॉइंट्स को ये साथी ध्यान रखेंगे, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका जो है द्रव्यमान क्या रहता है। तो द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का निश्चित रहता है, यानी कि द्रव्यमान अगर एक, यानी यहाँ पे जो 1 kg है तो वो 1 kg ही रहेगा। एक, चाहे वो 1 लीटर में हो या 10 लीटर में हो, तो द्रव्यमान फिक्स रहता है सभी जगह। अगला देखिए टॉपिक है कि वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या है। तो वायुमंडलीय दाब जो है पारे के 760 mm या 76 जो है सीएम ऊंचे स्तंभ वाले पर पड़ने वाला जो दबाव है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। या साधारण भाषा में समझे कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक प्रेशर है, इसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और समुद्र तल पर जो औसत वायुमंडलीय दाब है ये 76 सीएम होता है, या इसे ही 760 mm लिखते हैं। तो इसको याद रखेंगे। वायुमंडल में जो उपस्थित दाब है साथियों, इसको मापने के लिए हम वेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? वेरोमीटर का। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक को ध्यान रखेंगे, बार होता है। क्या होता है? बार होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना साथी, ये सब लिखा हुआ है। और एक बार बराबर क्या हो जाएगा। तो यानी कि एक बार बराबर आपको हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक बार बराबर आपको, तो साथियों एक बार जो होता है वो 10 पे पावर क्या होता है। तो 10 पे पावर 5 जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है 10 पे पावर 5। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब में कमी होता है। क्यों कमी होता है? क्योंकि वायुमंडल जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे चीज नीचे में उपस्थित है, तो ये सभी अपना दबाव लगाते हैं। लेकिन ऊपर में जो है वायुमंडल क्या है, तो स्वतंत्र अवस्था में है। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है साथियों? अधिक होता है। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगला देखिए है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आ जाता है तो उसका आकार क्या होता है। तो साथियों बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है कि वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। इसका कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब कम कारण। क्योंकि जैसे वायुयान तो ऊपर में उड़ता है, तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण फाउंटेन जो पेन है उसकी स्याही रिसने लगता है, यानी कि निकलने लगता है। तो इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। तो कारण वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। तो आप लोग इस सब को ध्यान रखेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, और घटने के कारण ये सारी प्रक्रिया होता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई, फाउंटेन पेन में जो है ये रिसने की प्रक्रिया, ये सब वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। आगे अगर बात करो तो साथियों है कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, यानी कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं, तब जब इसका पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो ये आंधी तूफान आने का संकेत देता है। अब जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो ये वर्षा होने का प्रतीक है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये मौसम साफ होने का प्रतीक है। इस सबको ध्यान रखेंगे। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि पाठ्यांक अचानक गिरेगा, तो अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरेगा यानी कि गिरेगा तो वर्षा होगा, अगर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ये मौसम साफ होने का अनुभव देता है। तो इस सबको याद रखेंगे साथी। अगला है कि वायुमंडल में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है। तो जल की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो जल या नमी उपस्थित है उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। और इस आर्द्रता को, वायुमंडलीय आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडलीय आर्द्रता जो है इसको किस में मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जल के घनत्व को मापते हैं, तो आगे देखेंगे। अगला है कि ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता में क्या होता है। तो ताप जैसे बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसको याद रखना साथियों।
अगला है उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता। तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे ही हम उत्प्लावक बल कहते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि अगर आप बाल्टी में जो है बाल्टी में अगर बॉल को रखते हैं तो बॉल जो है ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि वो उत्प्लावक बल के कारण, क्योंकि पानी जो है नीचे से ऊपर बल लगाता है। यही एक कौन सा बल है? तो उत्प्लावन बल है। अगला है कि जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में एक प्रत्यक्ष कमी प्रतीत होती है। तो इस कमी का कारण क्या है? तो उत्प्लावक बल है। क्या है? उत्प्लावक बल है। और इसी को जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए अगला है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या पलवन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि पलवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि संतुलित अवस्था में अगर कोई जल में तैर रही है तो जितना उसकी भार है उतना ही द्रव को विस्थापित करती है। तो यहाँ पे भार की जगह दूसरा चीज दे करके देता है कि पलवन के नियमानुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने द्रव्यमान के बराबर विस्थापित करता है। तो क्या ये लाइन सही होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए वो गलत होगा। ये अपने भार जितना होगा उसके बराबर द्रव को विस्थापित करती है। देखा कि आयतन के बराबर विस्थापित करती है। तो क्या ये लाइन सही है? तो नहीं, ये अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। तो इस सबको याद रखेंगे। साथ ही छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगला है कि उत्प्लावक बल निर्भर करता है किस पे? तो द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पे। किस पर? द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पे। अगला है कि यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, यानी कि एक द्रव है उसमें एक बॉल को हम गिरा देते हैं और जिसमें बॉल का घनत्व क्या है? तो अधिक है, तो वह क्या होगा? तो डूब जाएगा। क्या होगा? द्रव में डूब जाएगा। अगर जो बल्ब है, बॉल जो है, गेंद जिसे कहते हैं साथियों, उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वो क्या करेगा? तो द्रव पे तैरेगा। तो इसको ध्यान रखना। अगला देखिए डेंसिटी, घनत्व क्या है? तो साथियों एकांक आयतन में एकांक जो आयतन है इसमें वस्तु की जो द्रव्यमान है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम घनत्व कहते हैं। घनत्व D बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? D यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन याद रखेंगे, वॉल्यूम। तो ये इसका देखिए अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर क्यूब होता है। क्या होता है साथियों? मीटर क्यूब होता है। तो इसीलिए जो घनत्व है D का मात्रक क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। और घनत्व किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होता है। तो इसको याद रखना। यहाँ पे अगर घनत्व इसकी बीमा की बात करूँ तो किलोग्राम के लिए बीमा हो जाएगा m, यानी कि किलोग्राम को m से, और जो मीटर है L3 हो जाएगा, और T इसमें कोई नहीं होता है तो T0 होगा। तो बीमा याद रखेंगे घनत्व की mL-3 T-0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो ये किसके द्वारा? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो अभी बताए हैं। अगला है कि दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। अगला है कि दूध हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो साथियों ये जो है पलवन के सिद्धांत पे। किस पे? पलवन के सिद्धांत पे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जल में अशुद्धियां या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है साथियों? बढ़ जाता है। अगला है समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? घनत्व अधिक के कारण हम समुद्री जल में आसानी से तैर पाते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है कि हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 यानी कि 352 होता है। और इसका जो
क्या कहते हैं अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये साथियों 2.42 होता है। कितना? 2.42 होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो हीरा का अपेक्षिक घनत्व है ये 3.52 होता है। तो इसको याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो पानी के ऊपर जो है केवल यानी कि 1/10 भाग रहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि 10 भाग यानी कि 10 ग्राम है तो उसका 1 ग्राम भाग क्या होगा, तो ऊपर रहेगा और 9 ग्राम नीचे रहता है। इसको याद रखना है। अगला है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। दूसरे टुकड़े पिघल जाने के इसकी तल पर क्या रहता है, तो तल पर पानी का तल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको याद रखेंगे कि अगर गिलास में कोई बर्फ का टुकड़ा डुबाए रखे हैं और ये तैर रहा है तो जैसे बर्फ पिघल जाएगा तो ये गिलास का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो ये अपरिवर्तित रहेगा। तो इस लाइन को आप लोग ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है साथियों, अधिक होता है, इसीलिए तैरता है। अगला है दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है साथियों, बढ़ जाता है। अगला है जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। कई एग्जाम में पूछा गया है। और इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम रहता है और घनत्व जो है अधिकतम होता है। इसको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित क्या रहता है, तो वो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। या यहाँ पे द्रव्यमान भी आपको मिल सकता है। क्या, तो द्रव्यमान भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो इसको आप लोग याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन है कि लोहा का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु लोहे पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका जो पारे से इसका घनत्व कम होता है, इसी के कारण। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जिसका घनत्व कम होगा वो पानी पे वो अपने से, जैसे दो चीज़ का हम तुलना कर रहे हैं ए और बी का, यानी कि बी का घनत्व अगर कम होगा तो ए पर बी क्या करेगा, तो तैरेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। इससे आपको सारी कंसेप्ट से यानी कि एक ध्यान रखेंगे कि जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं कि इसका कारण क्या है, तो बादल का घनत्व कम होता है। किसका, तो बादल का घनत्व कम होता है क्योंकि बादल तैरता है तो बादल का घनत्व कम होता है। अगला है पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होता है, तो पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है। और जमने पर पानी का घनत्व क्या होता है, तो जमने पर पानी का घनत्व घटता है क्योंकि जमने पर जो है पानी का आयतन बढ़ता है। क्या होता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। क्योंकि आपको बताएं कि घनत्व जो है D बराबर m बटे क्या होता है, m बटे v होता है। यानी कि D अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि ठंडे देश में पानी के पाइप फट जाते हैं क्यों, क्योंकि जमने पर आयतन में क्या होता है, तो वृद्धि होता है, तो इसी कारण फट जाते हैं। अगला है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 14.4 होता है। कितना होता है, 14.4 यानी कि केजी, यानी कि घनत्व का मात्रक ले होगा केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव तो है कि दो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति, यानी कि द्रव का जो है वह न्यूनतम गुण, वह गुण जिसके कारण द्रव जो है न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखती है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पृष्ठ तनाव, यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। किसके, न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। तो इसीलिए इसका मात्रक भी न्यूटन हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है, प्रति मीटर होता है। तो इसको याद रखना। अगला है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, तो अणुओं के बीच जो संसंजक बल है, अणुओं के बीच संसंजक बल होता है।
अगला है कि द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल गिरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला है पृष्ठ तनाव की मात्रक, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है और इसकी बीमा mL0T-2 होता है, इसको याद रखेंगे। और द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर किस पे करता है? तो द्रव की प्रकृति और उसके ताप पे। किस पे? द्रव की प्रकृति और ताप पे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, और जैसे अपमार्जक साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण हम आसानी से कपड़ों को साफ कर पाते हैं। अगला है वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस सभी पॉइंट्स को साथ ही ध्यान रखेंगे, ये सारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला है कि लोहे की सुई पानी से निकलने पर स्विंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि वो न्यूनतम क्षेत्रफल गिरने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसी कारण आपस में चिपक जाते हैं। जैसे बाल पानी से भीगता है, चिपक जाता है, क्यों? तो क्योंकि वो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है कि गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। तो जैसे हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है, घटने के कारण जो है वो लार्वा जल में डूबकर मर जाता है। तो इसको याद रखना साथी। अगला है कि समुद्रों में लहर को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? जैसे ही समुद्र में तेल गिराया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घट जाता है और लहर आसानी से शांत हो जाता है, इसको याद रखना साथी। अगला है तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है और इससे क्या होता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। क्या होता है? जल से कम होता है। तो ये सारे पॉइंट्स था, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में साथी ज़रूर बताना, और उम्मीद करता हूं कि आप सब के लिए काफ़ी बेस्ट पॉइंट मैंने आप सबको एक व्यवस्थित क्रम में बताए हैं। तो साथियों, आप लोग अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो साथियों, थैंक यू, जय हिंद।